गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। क्वेश्चन है रीतिकाल का नामकरण। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि रीतिकाल मतलब आया क्यों। पहले ये भक्ति काल था, जैसे हम गुरु नानक देव जी की और शेख फरीद की बानी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन 1700 से लेकर 1900 तक जो समय था, जो मुगलों का समय था, अकबर का, औरंगजेब का जो समय था, उस टाइम का जो पीरियड है वो रीतिकाल के नाम से जाना गया, क्योंकि वो राजा को खुश करने के लिए जो अपनी कविताओं में श्रृंगार रस या कुछ ऐसे अलंकार प्रयोग करते थे, उसके आधार पर इसका नाम पड़ा। और अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। कईयों ने इसे अलंकार काल कहा, कईयों ने श्रृंगार काल, कईयों ने अलंकार काल बोला, कईयों ने कला काल, ठीक है। जो अलंकार काल कह रहे थे वो विद्वान किसके फेवर में थे? मिश्र बंधु। श्रृंगार काल के जो विद्वान थे वो कौन कह रहे थे? डॉक्टर हजारी प्रसाद। और जो कला काल के नाम से जाना जानते थे कि नहीं भी इस समय को जो 1700 से लेकर 1900 तक का समय है इसे कला काल बोलना चाहिए, वो कौन से विद्वान थे इस फेवर में? वो थे विश्वनाथ प्रसाद रसाल, ठीक है। तो रीतिकाल, जो रीतिकाल के कहते कि नहीं ये सबसे नाम सुटेबल है कि इस टाइम की जो भी कविता लिखी गई है उसे रीतिकाल के नाम से ही जाना चाहिए। वो जो विद्वान थे वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं। हाँ जी, एक बेटा और चीज ध्यान में रखना कि वर्डिंग चाहे इन्होंने टफ दी है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इजी वर्डिंग लिख सकते हो। जरूरी नहीं होता है कि सेम टू सेम ही आपने वर्डिंग ये चूज करनी है। कहते हैं क्वेश्चन आ रहा है कि रीतिकाल के नामकरण के औचित्य पर युक्त विचार कीजिए, जहाँ संबंधित विद्वानों के विचार प्रकट कीजिए, जहाँ इसका नामकरण क्यों पड़ा, क्यों यही सुटेबल नाम क्यों हुआ। तो आंसर है, कहते हैं जब स्टार्टिंग वाला समय था, आदिकाल का समय था या भक्ति काल का समय था, उससे ये रीतिकाल का समय बिल्कुल ही अलग था। यानी कि 3 टाइम दे दिए ना, आदिकालीन, भक्तिकालीन, रीतिकालीन। तो जो रीतिकाल का समय था 1700 लेकर 1900 तक का जो 200 साल का समय था, वो इन समय से बिल्कुल ही डिफरेंट था। आदिकालीन और भक्तिकालीन से बिल्कुल ही साहित्य, उनका जो भी लिटरेचर लिखा गया, कविता, नावल, कहानी, जो कुछ भी लिटरेचर लिखा गया, ठीक है, वो बिल्कुल ही इन दोनों का से अलग था। अगर आप भक्तिकालीन देखो तो जितने भी शेख फरीद हुए हैं, कबीर हुए हैं, उन्होंने क्या लिखा? आत्मा और परमात्मा के मेल के बारे में लिखा, ठीक है। आदिकालीन भी इसी तरह थे। लेकिन रीतिकालीन किसके बारे में लिख रहे थे? औरत की प्रशंसा कर रहे थे बार बार, ताकि राजी खुश हो सके, ठीक है। पहली तो लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो रीतिकाल का समय था, जो इस समय में जो साहित्य लिखा गया था, वो बिल्कुल ही आदिकालीन और भक्तिकालीन से बिल्कुल ही अलग था, भिन्न था। अपनी वर्डिंग से लिख सकते हो। भक्तिकालीन में हमेशा ही प्रभु प्रेम के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। तो लेकिन रीतिकालीन में हमेशा ही बौद्धिक दृष्टिकोण पर लिखा गया। भक्ति का कंपैरिजन कर रहे हैं बार बार कि भक्तिकालीन में हमेशा ही जो प्रभु प्रेम के बारे में ही कविताएं लिखी जाती थी, आदिकालीन में युद्ध प्रेम के बारे में लिखी जाती थी, जैसे महाभारत होगी, रामायण वगैरह होगी। लेकिन जो रीतिकालीन का समय था उसमें जस्ट भौतिक दृष्टिकोण से लिखा गया कि हाँ, औरत के बारे में, जो भोग विलास वगैरह करना, लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना, इसके बारे में लिखा गया था कि जीवन को खुल के जियो, ठीक है। तो इसके बारे में सब कुछ लिखा गया था। इसलिए डॉक्टर भगीरथ मिश्र रीतिकालीन साहित्य के नए दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि रीतिकाल के परंपरा ने शुद्ध काव्यों के लिए एक निश्चित मार्ग खोल दिया था कि अब जो रीतिकालीन के कवि थे 1700 लेकर 1900 तक जो कवि थे, वो अपनी मर्जी से अपनी कविताएं लिख सकते थे, जो उनके मन में विचार आते थे। जैसे आप शायरो शायरी करते हो, कविताएं लिखते हो या गाने बोलते हो, ठीक है। तो ऐसे उस समय भी कुछ कवि हुए होंगे, वो नहीं चाहते हो कि हम भक्ति, जो परमात्मा की भक्ति के कविता लिखे या कीर्तन करें या कुछ भी, वो जो चाहते थे वो लिखना चाह रहे थे। जैसे जब हम कृष्ण की कविताएं पढ़ते हैं, कृष्ण और गोपियों की रासलीला की कविताएं पढ़ते हैं, तो वो क्या है? रीतिकालीन कविताएं ही है ना। तो वो क्या थी कि वो बौद्धिकवादी थी,
इंसानियत के बारे में लिखा गया था, जो थे इंसान दुनियादारी में कैसे जी रहा है उसके बारे में लिखा था। इसके बिना मतलब भी एक रास्ता खोल दिया था कि अब कभी भौतिक स्थितियों पर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं उन्होंने आत्मा परमात्मा बारे या युद्ध स्थिति बारे ही लिखना है। ठीक है, इसके बिना प्रबंध कवियों में या तो इतिहास ग्रंथ लिखे जाते थे। प्रबंध कवियों का भाव कि जो कवि थे उनको एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपने अगर कविता लिखनी है तो सिर्फ आप भगवान के बारे में लिख सकते हो, या आप जो युद्ध के बारे में, मॉरल वैल्यूज के बारे में यही लिख सकते हो, इतिहास के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। तो प्रबंध काव्यों में या तो इतिहास ग्रंथ लिखे जाते थे, ठीक है, जैसे अकबरनामा हो गया, वो भी इतिहास के ग्रंथ वगैरह हो गया ना, और जहाँ राजा महाराजा के अथवा वीरों की कविताएं होती थी, जैसे झांसी की रानी हो गई, ये भी तो वीर कथा ही है ना, महाराणा प्रताप की होगी, ये भी वीर कथा है। ठीक है, तो यही बस लिखे जाते थे पहले, रीतिकाल से पहले, कि प्रबंध कवि या तो जस्ट इतिहास ग्रंथ लिखते थे, जहाँ राजा महाराजा की जो वीर कथाएं थी उसके बारे में लिखते थे, अथवा वे धार्मिक एवं अध्यात्म ग्रंथों में लिखते थे, धर्मगाथा ही कही जाती थी। ऐसे ही मुक्त काव्य नैतिक उपदेश भरे अथवा स्रोत और कीर्तन के रूप में ही सीमित था, मतलब जो भी वो लिखते थे जस्ट वो ग्रंथ के आसपास ही, धर्म ग्रंथ के आसपास ही सारी कविताएं उनकी होती थी। उस रीति परंपरा ने एक नवीन मार्ग कवि प्रतिभा के विकास के लिए खोल दिया। मतलब अब रीति काल में क्या हुआ कि एक ऐसा टाइम आ गया कि जो कवि है इन दोनों मार्ग से हटकर, इतिहास हो गया, महाराजा की वीर कथाएं हो गई, जहाँ धर्म गाथा होगी, इस मार्ग से हटकर अपनी मर्जी से कविताएं लिख सकती थी। जो उनकी मानसिक प्रवृत्ति है, जो वो अपनी प्रवृत्ति को किसी भी तरह शायरो शायरी से लिखना चाहते थे, ठीक है, उसे अपना अभिरुचि के अनुसार कुछ भी जो उनके मन में आता है लिख सकते, जैसे आप सॉन्ग वगैरह कुछ भी सुनते हो। ऐसा लौकिक जीवन से अनुराग रखने वाले राज आश्रय कवियों के लिए यही मार्ग विशेष रूप में सहायक हुआ। लौकिक जीवन में अनुराग रखने वाले, लौकिक जीवन का भाव कि जो सिर्फ ये नहीं कि वो आत्मा धर्मात्मा की बात कर रहे हैं, वीर गाथाओं की बात कर रहे हैं, वो जो समाज की समस्याएं हैं, जहाँ जैसे ही सस्सी लैला मजनू की कहानियां पढ़ते हैं हम, आम जीवन की जो कथाएं हैं उसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जैसे अकबर थे, औरंगजेब थे, या कवि थे शाहजहां थे, उनके दरबार में कवि थे ना, बीरबल जैसे कवि था। राज आश्रित का भाव के जो राजा के सहारे में कवि बैठे थे, उसके दरबार में बैठे थे, तो राजा को खुश करने के लिए, जैसे शाहजहां की नूरजहां थी, ठीक है ना, उसकी प्रेमिका थी, उसकी प्रेमिका के लिए उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखनी शुरू कर दी कि राजा खुश हो जाएं, उसकी आंखों पर उसके नैन नक्श जो कुछ भी है उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्हें चांद कवियों के समान केवल जिशोगान के स्थान पर रीति पद्धति पर लिखकर आशीदाता को खुश करना होता था, ठीक है ना, कि उसके जो उसके दरबार में कवि रहते थे वो उस दरबार में रहकर राजाओं को खुश करने के लिए वो श्रृंगार रस की ऐसे प्रयोग करते थे। तो रीति का इस उसी तरह जो अलग कविताएं लिखनी उन्होंने शुरू कर दी। तो ऐसे में अत वो कहते हैं कि अत यह साहित्य राजाओं के आश्रय में रचित साहित्य है। इस युग के राज दरबारों में विलासता का वातावरण प्रदान था। विलासता का भाव के आपने हर्म सुने होंगे कि जो राजे महाराजे होते थे उनके हर्म होते थे, यानी कि कहने का भाव के एक राजा की कई कई रानियां होती थी, इवन के दासियां भी होती थी जिनके साथ वो संबंध बनाते थे, ठीक है। तो वो 24 घंटे जैसे मान लो कि अपनी विलासता में डूबे रहते थे। तो उनको और ज़्यादा उबारने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वो हमेशा ही श्रृंगार रस की विलासतापूर्ण कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने भक्ति, नीति, धर्म ऐसी कोई भी कविताएं वगैरह नहीं लिखी। ये सारा कुछ इसमें भी जाएगा। अब नामकरण, कहता नामकरण जो है 1700 से लेकर 1900 तक के काल को हिंदी साहित्य में रीति काल के नाम से जाना जाता है। परंतु साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के नामकरण को आधार प्रदान करते हुए
अंबा प्रसाद सुमन का कथन है कि साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कृति, कर्ता, पद्धति और विषय की दृष्टि से किया जाना चाहिए। कहने का भाव कि कृति कैसी थी, कि कविताएं कैसी लिखी जा रही थी, श्रृंगार रस थी या वीर रस थी। कर्ता कौन था, कर्ता क्या थे, राजे थे, भोगविलास वाली जिंदगी थी, जहाँ कोई राजा मतलब कोई शूरवीर था, जहाँ कोई परमात्मा कोई भक्ति जैसे कबीर हो गया, या कुछ ऐसे थे। ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था जब कभी लिखते थे ना। उसकी कृति, कर्ता, पद्धति कैसी वो शैली अपना रहे हैं, विषय कौन सा अपना रहे हैं, इस चीज़ को हम ध्यान में रखकर हम उस कविता का नामकरण कर सकते हैं कि ये कौन सा काल चल रहा था। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर नामकरण किया गया। कहते कभी कभी नामकरण के दृढ़ आधार पर भी उपलब्ध ना होने पर काल की किसी उत्पन्न प्रभावशाली साहित्यकार के नाम पर ही इस काल का नाम रख दिया जाता। कई बार नामकरण नहीं हुआ था, जैसे रीतिकाल में प्रॉब्लम आ रही है कि क्या नाम दिया जाए। लेकिन ये देखा जाता है कि मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं उस टाइम जो साहित्यकार ठीक है फेमस हुए हैं, तो वो जैसे उस समय विश्वनाथ प्रसाद रसाल प्रसिद्ध हुए, हजारी प्रसाद हुए, मिश्र बंधु हुए, उस कविताओं को ध्यान में रखकर कविता का उस काल का नाम रखा जाता है। इस आधार पर आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से पहले मिश्र बंधु विनोद से में आद्य मध्य अंत 3 वर्गीकरण किए पर आचार्य शुक्ल ने इस वर्गीकरण के साथ साथ प्रवृत्ति की प्रमुखता के आधार पर विशिष्ट नाम जोड़ दिए कि मिश्र बंधु की जो कविता थी उनके आधार पर उसके 3 नाम दिए गए, पर फिर भी जैसे अलग अलग नाम दिए गए। कईयों ने इसने कहा रीतिकाल है, कईयों ने कहा श्रृंगार रस काल है, अलग अलग नाम वगैरह दिए गए। अब अलग अलग जो कवियों ने नाम दिए उसका वर्णन किया गया। मिश्र बंधु की क्या कह रहे हैं। मिश्र बंधु ने इस काल को क्या कहा, अलंकृत काल। दूसरी तरफ से समय रीतिकाल कवियों ने भी ग्रंथों में रीति ग्रंथ और उनके विवेचन की रीति का कथन कहते हैं, क्योंकि अपनी कविताओं में इस बात का वर्णन वो करते हैं। तो अपनी कविताओं में मैक्सिमम उन्होंने अलंकार ही ज़्यादा यूज़ किए हैं। जैसे कभी छंद यूज़ कर लेते हैं, कई अलंकार ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो उन्होंने अपनी कविताओं में अलंकार ज़्यादा यूज़ किए थे। इसलिए उस काल को वो मिश्र बंधु जो कहते हैं कि इस काल को अलंकृत काल कहना चाहिए। जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य में इतिहास के अनुशीलन में इस काल को कला काल कहा है कि जो कविता है ना वो कला के आधार पर है। इसमें भाव पक्ष था, कला पक्ष थे, दोनों चीजें थी, इसलिए वो कहते हैं कि इसे आर्ट कला काल वगैरह कहना चाहिए। फिर आ जाते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, वो इसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारी जो भी इस समय जो कविताएं थी ना वो श्रृंगार रस से भरपूर थी, क्योंकि जो जितने भी कवि थे वो राजा के आश्रित थे, राजा के सहारे में उसके दरबार में बैठे थे, तो राजा को खुश करने के लिए वो कविताएं लिखते थे। जब वो कविताएं लिखते थे तो उसमें वो श्रृंगार रस बहुत यूज करते थे। तो आपको पता श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, एक संयोग रस, एक वियोग रस, विरह रस। तो श्रृंगार रस ये होता है कि वो लड़की की प्रेज के लिए मैक्सिमम बातें की जाती है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि उसे श्रृंगार रस काल ही कहना चाहिए। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने इसे रीतिबद्ध कहा, किसी ने रीतिसद कहा, कि इन्होंने रीति मुक्त काल वगैरह किया, रीतिबद्ध, रीतिसद एंड रीति मुक्त। तो जो आचार्य शुक्ल है वो कहते हैं श्रृंगार की प्रधानता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि वास्तव में श्रृंगार और वीर दोनों 2 रसों की कविता इस काल में हुई। वीरस कविता भी हुई, जैसे हम झांसी की रानी की पढ़ते हैं, ठीक है ना, श्रृंगार रस वगैरह भी हुआ। इसमें इसे कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकते हैं, कोई वीरस कहना चाहते तो कह सकता है। अर्थात शुक्ल जी इस कथन से स्पष्ट होता है कि श्रृंगार की प्रमुखता को मानते हुए रीति के सुदृढ़ आधार के त्यागना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस काल में श्रृंगारस्थ कविता रीति आश्रित थी। हम अब नतीजा निकालते हैं, निष्कर्ष क्या है। इन शॉर्ट या इस रिजल्ट में हम क्या कहते हैं कि निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कला काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल आदि नाम इस युग की कविता की आंतरिक प्रवृत्तियां थी। पूरा नहीं, ये 200 साल ये भी यही काल चलता रहा, ये उसके एक पार्ट थे, सब पार्ट थे। इसलिए आचार्य शुक्ल द्वारा जो नाम दिया गया है रीतिकाल वही सबसे सुटेबल है, वही उपयुक्त है। किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने।
इस विषय में डॉक्टर भगीरथ भी कहते हैं कि कला काल कहने से कवियों की रसिकता की अपेक्षा नहीं होती, कि अगर हम इसे रीतिकाल कह दें तो उसमें रस की कोई कमी नहीं होती। श्रृंगार काल कहने से विरस और राज प्रशंसा की है। रीतिकाल कहने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता अपेक्षा नहीं होती, कि कोई भी जो महत्वपूर्ण वस्तु है उसकी हम इग्नोर नहीं करते, उससे अपेक्षा नहीं करते, इग्नोर नहीं होता। जब हम रीतिकाल कह देते हैं तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, श्रृंगार रस भी आ जाता है, कला काल भी आ जाता है, अलंकृत काल भी आ जाता है, सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। तो प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। तो ये युग रीति पद्धति का युग था, अतः इसे हमें रीतिकाल कहना ही अच्छा होगा, उपयुक्त होगा। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। बेटा बाकी क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 आपको अपलोड करूंगी जब भी मुझे टाइम मिले, ठीक है। मेरी लाइफ बहुत बिजी चल रही है। थैंक्स बेटा।